नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बंदा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट जीके और जीएस और करंट अफेयर से संबंधित है। दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन होगा सभी के क्वेश्चनों को याद कराने की हमारी गारंटी आपको है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो ऑप्शन होंगे सभी का एनालिसिस इसमें दोस्तों किया जाएगा। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना जब आपको पसंद आए तभी। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों छात्रों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश ने यह कार्यक्रम स्टार्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगेंगे कि जो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है उन सभी को दोस्तों हम बता देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है बुक द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना रूपा पाई के द्वारा लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। रूपा पाई एक भारतीय लेखक हैं, ओके। और बर्निट इट डाउन पुस्तक नीलम पटेल द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नीलम पटेल जी की एक पुस्तक है, याद रखना बर्निंग इट डाउन, ठीक है। बर्निंग इट डाउन किसके द्वारा लिखी गई है? तो नीलम पटेल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड में भारत के कितने स्थलों को सम्मानित किया गया है? याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भारत के जो 6 स्थलों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले दोस्तों हम ये जो 6 स्थानों को यानी कि 6 स्थलों को सम्मानित किया गया है उसको एक एक करके बता देते हैं। सबसे पहला रामबाग गेट और प्राचीर जो कि पंजाब में है, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही हम आपको बोलेंगे, याद रखना रामबाग गेट और प्राचीर पंजाब। दूसरा है कर्डिकार मंडपम कुन्नामंगलम भगवती मंदिर केरल। तीसरा है पीपल हवेली पंजाब। चौथा है चर्च ऑफ एपिफेनी हरियाणा। छठा पांचवा है डेविड मेसून लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम मुंबई। बीकानेर हाउस नई दिल्ली, ये छठा है। दोस्तों ये छठे स्थलों को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? दोस्तों आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हो तो उसका ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने सही थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायना एडुलजी, ठीक है। डायना एडुलजी इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना इनके अलावा वीरेंद्र सहवाग भारत और अरविंद डिनसिल्वा श्रीलंका के भी यह सम्मानित मिला है, ठीक है। याद रखना भारत के वीरेंद्र सहवाग को मिला है और श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को यह सम्मान मिला है। और पहली महिला कौन है? डायना एडुलजी जो भारतीय महिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश दिवस तिथि कब मनाया जाता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश दिवस तिथि कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस तिथि मनाया जाता है। दोस्तों याद रखना 24 जनवरी 1950 को ही हमारा जो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, जिसकी याद में हर साल, ठीक है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं उसका इसमें बताना है। तो याद रखिए यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य दिए हैं, यहाँ पर अवस्थिति दी है। तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में क्या स्थित है? हाँ भाई, आप कहोगे हाँ सर ललितपुर में महावीर स्वामी अभ्यारण्य स्थित है, तो ये वाला राइट आंसर होगा। लाख बहोसी कौन सा होगा? लाख बहोसी अभ्यारण्य कन्नौज में स्थित है। हाँ, लाख बहोसी अभ्यारण्य कन्नौज में स्थित है। लेकिन किशनपुर वन्यजीव बलरामपुर, जो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो बलरामपुर में नहीं स्थित है, बल्कि कहाँ स्थित है? बल्कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी में स्थित है, ठीक है। लखीमपुर खीरी में स्थित है। याद रखना बलरामपुर में नहीं स्थित है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो लखीमपुर में स्थित है। और जो ये वाला है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये चित्रकूट में ही स्थित है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि बलरामपुर में स्थित ना होकर लखीमपुर खीरी में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, वो हुलास दोस्तों स्थित है। याद रखना हुलास जो है वो स्थित है किस जिले में? यदि स्थित पूछता है आपसे तो सहारनपुर में स्थित है। सहारनपुर में, ठीक है, सहारनपुर में स्थित है हुलास, सहारनपुर में स्थित है। अब दोस्तों रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से
कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है, कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो याद रखना जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये किस देवता को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये दोस्तों ललितपुर जिले में स्थित है, ठीक है, ललितपुर जिले में स्थित है। याद रखना ललितपुर जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। याद रखना देवगढ़ का दशावतार मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है और ये ललितपुर में स्थित है और बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों जो नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भुमरा का शिव मंदिर, ये तीनों के तीनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं, यानी कि एमपी में स्थित हैं। याद रखना एमपी में स्थित हैं ये तीनों के तीनों। लेकिन देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखना एक जनपद एक उत्पादन योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। आगरा शहर चमड़ा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। जो अमेठी शहर है वो मुंज के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जो बागपात है वो लकड़ी के खिलौनों के लिए नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो होम फर्निशिंग गुड्स के लिए ये प्रसिद्ध है। याद रखना होम फर्निशिंग गुड्स के लिए प्रसिद्ध है, तो बागपत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। चलिए आपको बताते हैं, लेकिन लकड़ी के खिलौनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो चित्रकूट प्रसिद्ध है, ठीक है, चित्रकूट प्रसिद्ध है। याद रखना चित्रकूट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित हैं। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, अल्लाह रखा, अहमद जान थिरकवा या शिव कुमार वर्मा या पंडित किशन महाराज। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पंडित किशन महाराज। दोस्तों आपको बता दें कि पंडित किशन महाराज का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना इनका जन्म हुआ था 1923 में, ठीक है, 1923 में इनका जन्म हुआ था। ये इनके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सभी आपको बता देते हैं कि 1923 में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों याद रखना 1973 में 1973 में इनको पद्मश्री मिला था और 2002 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखना इनके बारे में जो 3 तिथियां हैं, 1923 में इनका जन्म हुआ था, 1973 में इनको मिला था पद्म श्री मिला था और 2002 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इनकी जितनी भी तिथियां सभी की सभी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो याद रखना उत्तराखंड में जो मनाया जाता है उसका राइट आंसर हो जाएगा फूलदेई, ठीक है, फूलदेई उत्तराखंड का एक त्यौहार है। कब मनाया जाता है, तो चैत्र माह में मनाया जाता है, यानी कि मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है। याद रखना मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है, मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो उत्तराखंड फूलदेई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, चैत्र माह में मनाया जाता है। चैत्र माह यानी कि मार्च और अप्रैल के पहला दिन होता है, ठीक है, पहला दिन, उसी में दोस्तों ये मनाया जाता है। और ये फसल उत्साह के रूप में भी जाना जाता है। याद रखना फसल उत्साह के लिए। और नुआखाई जो है, ये जो नुआखाई है ये भी फसल उत्साह के लिए ओडिशा में मनाया जाता है, ठीक है, ओडिशा में मनाया जाता है नुआखाई, ठीक है, ओडिशा में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा फूलदेई। और जो दोस्तों डोल यात्रा है ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और बीसू जो आप देख रहे हैं बीसू, ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ये एक हिंदू त्यौहार है। याद रखना बीसू जो है एक हिंदू त्यौहार है, ये केरल राज्य में मनाया जाता है। तो फूलदेई उत्तराखंड में, नुआखाई ओडिशा में, डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में, बीसू केरल में मनाया जाता है, ठीक है। चारों को चारों याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट है, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है। तो विधान चंद्र रॉय पुरस्कार जो दिया जाता है उसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, कब से मतलब दिया जाता है, तो 1962 से दिया जाने लगा, ठीक है, 1962 में दिया जाता है। खेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। खेल पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है और कई अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं, ठीक है, कई अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती में मनाया जाता है।
तो याद रखना 29 जून को जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है, याद रखना। और ये पहली बार कब मनाया गया, तो 29 जून, ठीक है, 29 जून 2007 से ये मनाया जाने लगा, ठीक है, 2007 से इसको पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सीरिया की राजधानी है, तो सीरिया की राजधानी दाशमिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सीरिया की राजधानी दाशमिक है। गुजरात के किस शहर में उपरकोट बौद्ध गुफाएं स्थित हैं, तो याद रखना जो उपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं वो जूनागढ़ में गुजरात के स्थित हैं, याद रखना जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का संगठन, जो सार्क, कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है, तो याद रखना चीन जो है वो नहीं है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको जान लीजिए। सार्क का फुल फॉर्म होता है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, और इसमें टोटल 8 सदस्य हैं, ठीक है, टोटल 8 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं, भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मालदीव और श्रीलंका स्थित हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, याद रखना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में है, ठीक है, काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय है, याद रखना। ये बहुत बार पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त संस्कृति धरोहर की सूची में शामिल है, तो याद रखना कुटियाट्टम जो स्थित है, शामिल है, ठीक है, कुटियाट्टम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। भीम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि BHIM का पूर्ण रूप क्या है, बहुत बार दोस्तों पूर्ण रूप पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका राइट आंसर, मतलब 55 का राइट आंसर भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का पूर्ण रूप भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसके बारे में बस जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर 2016 से इसकी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। याद रखना भीम ये एक UPI प्रणाली है, और भीम भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला प्रथम देश भूटान है, ठीक है। ये एक भीम UPI प्रणाली है और इसको अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है, भूटान है, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने GST यानी कि GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है, तो कनाडा के देश से चुना है, ठीक है, कनाडा के देश से चुना है। आखिरकार इसको भारत के किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, यानी कि लागू किया गया था, तो संविधान के 131वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 101वें संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ा गया था, तो 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई, याद रखना 1 जुलाई 2017 से भारत में इसकी स्टार्टिंग हुई। किस संविधान संशोधन के, तो 101वें संविधान संशोधन से, ओके। राइट आंसर हो जाएगा इसका कनाडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा माही नदी, ठीक है। माही नदी जो होती है वो कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है, ठीक है, माही नदी। दोस्तों माही नदी की आखिरकार उद्गम स्थल कहाँ है, तो धार में स्थित है, धार यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है, MP। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माही नदी का उद्गम स्थल धार MP में है, और इसका जो ये मतलब किस नदी, किस खाड़ी में गिरती है, तो ये खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिरती है। तो माही नदी किस खाड़ी में गिरती है, तो अरब सागर में या खंभात की खाड़ी में गिरती है। उद्गम स्थल थार MP, और इस ये जो होती है ये कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, गेहूं की अच्छी खेती के हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक होता है, तो गेहूं की खेती के लिए याद रखना गेहूं की खेती के लिए मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा होती है। अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि मध्यम ताप और मध्यम वर्षा कहते किसको हैं, तो देखिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब होता है तो उसको कहते हैं मध्यम ताप, ठीक है। और मध्यम वर्षा मतलब 50 से लेकर 70 सेंटीमीटर की जब वर्षा होती है तब इसको कहते हैं मध्यम वर्षा। यानी कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान और 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा आवश्यक होती है। इससे ही दोस्तों याद रखना मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, तो याद रखना नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म जो है वो सिक्किम और बिहार है, क्योंकि सिक्किम तो है लेकिन हरियाणा नहीं है। असम
और अरुणाचल प्रदेश होगा नहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश है और जम्मू कश्मीर नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर सिक्किम और बिहार हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम और बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको जान लीजिए। देखिए, नेपाल देश से भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल देश के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखना, आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। पीलीभीत, महाराजगंज, बहराइच, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और श्रावस्ती। 7 दोस्तों याद रखना, 7 जिले नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखना, जो नाथुला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि सिक्किम में है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। इस वजह से यही वाला इसका राइट आंसर हो जाता है। सिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। लेकिन नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बुद्ध को निम्न से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो याद रखना, बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखना, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, और इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था, याद रखना। और पहले उपदेश को दिए जाने पर इसको एक शब्द से पुकारा गया बौद्ध धर्म में, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। याद रखना, धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो याद रखना, तोल्काप्पियम जो संबंधित है, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है। ठीक है, हम्पी है। और इसकी स्थापना कब की गई थी विजयनगर साम्राज्य की? तो याद रखना, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो हरिहर तथा बुक्का भाइयों द्वारा की गई थी। 2 हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी और उसकी राजधानी हम्पी को रखा था। ओके, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और भी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो को पता चल सके और वो हमारे चैनल से जुड़कर अपनी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना, 1931, 5 मार्च 1931। बहुत बार ये दिन मतलब ये मंथ भी पूछ लेता है। तो 5 मार्च 1931 में हुआ था गांधी और इरविन समझौता, जिसमें गांधी और इरविन, गांधी भारत देश से थे और इरविन ब्रिटेन के देश से संबंधित थे। ठीक है, याद रखना। और दोस्तों, इसको इतिहास में कुछ लोगों ने क्या क्या कहा है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, याद रखना। और दोस्त, सरोजनी नायडू ने इस समझौते को 2 महात्माओं का मिलन कहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि 2 महात्माओं का मिलन जो गांधी और इरविन समझौते को किसने कहा है, तो याद रखना, सरोजनी नायडू ने कहा है। याद रखना, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, वर्ष 1885 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? याद रखना दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की तिथि थी 28 दिसंबर 1885। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर कर लेना। और दोस्तों, आपसे परीक्षा में पूछता है कि प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, किस स्थल पर हुआ था? तो याद रखना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक, बम्बई में हुआ था। यानी कि बम्बई में हुआ था, हम इस तरह भी इसको जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो अध्यक्षात्मक जो सरकार है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता है जब वह
जब वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। क्योंकि दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राज्य की विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य होते हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यदि मुख्यमंत्री भी राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी रह चुका है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो याद रखना 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। याद रखना, भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और जो न्यायाधीश की सेनावृत्ति की जो समय होता है वो 65 वर्ष होता है। ठीक है, 65 वर्ष होता है। याद रखना, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या होता है? तो याद रखना, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो वाष्प बिंदु होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका गलनांक बिंदु क्या होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सॉरी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देते हैं कि केल्विन पैमाने पर क्वथनांक यानी कि जल का जो क्वथनांक होता है वो लगभग 373 केल्विन तथा हिमांक 273.15 केल्विन होता है। और याद रखना, ताप का मात्रक होता है केल्विन होता है, जिसे के से प्रदर्शित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण होने वाला रोग दाद है। याद रखना, दाद जो है वो कवक के कारण होता है। और कौन कौन से कवक के कारण होते हैं? जैसे कि गंजापन, एथलीट फुट आदि कवक जनित बीमारियां होती हैं। एक बात याद रखना है, तपेदिक, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, कुष्ठ रोग आदि जीवाणु जनित बीमारियां हैं। जीवाणु जनित बीमारियां कौन सी होती हैं? तपेदिक, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, कुष्ठ रोग आदि होते हैं। ठीक है, याद रखना। आदि विषाणु जनित बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? चिकन पॉक्स जो होती है जैसे कि चिकन पॉक्स, HIV, एड्स और मीजल्स जो होती हैं विषाणु जनित बीमारियां होती हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और याद जरूर कर लेना। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपकी राय शेयर करना। ठीक है, 73वां क्वेश्चन है, लेकिन ये 73वां क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा CH3OH के एक मोल परमाणुओं की संख्या को सही से दर्शाता है? तो याद रखना, 3.6 × 10⁻24 दर्शाता है। आपको दोस्तों एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, यानी कि अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलकोविन होता है। याद रखना, फाइलकोविन होता है। दोस्तों कुछ आपको हम ऐसे ही बोल रहे हैं, आपको याद कर लेना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। याद रखना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विबगोर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो विबगोर के किस रंग की प्रकाश की ऊर्जा जो न्यूनतम होती है? याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, लाल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और भी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।